हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो हम क्लास 8 का 12 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज़ फ्रिक्शन, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या है। कि जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उसके ऊपर उतना ही कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि ईजिली किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो सकती है। और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और उसी रफ सरफेस पर कोई भी चीज़ कम डिस्टेंस तक मूव करेगी। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन कितने टाइप का हो सकता है, फ्रिक्शन नुकसानदायक भी हो सकता है या फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स। हम एक्सपीरियंस याद करते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम एक हैवी बॉक्स को मूव किया था। अगर आपने उसे मूव नहीं किया तो उसे अब हम दोबारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। वो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ को मूव करना आसान था, एक बॉक्स जो रेस्ट पे पड़ा था, आराम से पड़ा था, उसे मूव करना आसान था, या एक बॉक्स जो पहले से ही मूवमेंट में था उसको सिर्फ धक्का देना आसान था। डेफिनेटली जो चीज़ पहले से ही मोशन में होगी उससे हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो ईजिली वो मूव कर जाएगी, एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ रेस्ट में पड़ी है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोर्स लगेगा उसे मूव करने के लिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज़ अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का एक पार्ट आ रहा है, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। कि वो फोर्स जब हम एक रेस्ट वाली चीज़ को मूव करने के लगाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जितना फोर्स हम एक रखी हुई चीज़ को, रेस्ट वाली चीज़ को मूव करने के लिए लगाएंगे वो फोर्स होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन इसका पढ़ सकते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से मूव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी साइड में द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकंड आ रहा है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि एक चीज़ पहले से ही मूवमेंट में है बट उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया ताकि वो मूवमेंट में ही रहे, तो उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मैंने आपको पहले पूछा था कि एक चलते हुए बॉक्स को धक्का देना आसान है या एक रेस्ट पे पड़े हुए बॉक्स को धक्का देना आसान है। डेफिनेटली एक मोशन में रहे हुए बॉक्स को पुश करना आसान है, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये हमने क्या बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स जब एक रेस्ट वाली चीज़ को मूव करने के लिए लगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा है वो फोर्स जो एक मोशन वाली चीज़ को मूव करने के लिए लगे। तो किस चीज़ में फोर्स कम लगेगा, मोशन वाली चीज़ को मूव करने के लिए, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है हमारा, कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। फाइन। तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। डेफिनेटली स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज मूवमेंट वाली चीज़ को मूव करने में कम फोर्स लगता है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह से एक सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब कोई भी चीज़ जब रेस्ट में है, यानी कि रेस्ट में है, तो उसकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं इस तरह से इंटरलॉक हुई पड़ी हैं, आपस में फंसी हुई हैं। और जब हमें इसे मूव करना होगा हमें इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि इरेगुलरिटीज़ ब्रेक हो सके और कोई भी चीज़ आगे मूव कर सके। लेकिन जब कोई चीज़ पहले से ही चल रही है, यानी कि वो इंटरलॉक नहीं हुई, यानी कि वो पहले से इसको क्रॉस करके जा चुकी है, अब उसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा एक पुश करना पड़ेगा ताकि वो मूव कर सकें। तो यही वो बताना चाहते हैं कि जब एक चीज़ रेस्ट पे होती है उसके अंदर इंटरलॉकिंग पहले ही हुई होती है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगता है, इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ जो पहले से ही मूवमेंट में है, मोशन में है, उसने इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक किया होता है, इसलिए मुझे उसको दोबारा से धक्का देने में कम फोर्स लगता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर ये लाइन आ गई है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अगर एडवांटेज में है तो डिसएडवांटेज भी उसकी प्रेजेंट है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, इज इट ईजियर टू होल्ड अ अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। क्या एक ग्लास टम्बलर को पकड़ना आसान है या एक मिट्टी के मटके को पकड़ना आसान है। सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। हम सोच रहे हैं कि ग्लास के टम्बलर के साइड पे ग्रीस लगी हुई है या ऑयल लगा हुआ है, तो क्या हम उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे, कैरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। क्या ग्रीस यूज़ करने के बाद उसे पकड़ना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। क्या ग्लास पे अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हम उसे पकड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं पकड़ सकते हैं, बिकॉज किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, अगर सपोज ये एक गिलास है, इसको मैंने हैंड से होल्ड किया हुआ है, हैंड से होल्ड किया हुआ है मतलब कि जो ग्लास की इरेगुलरिटी है वो हैंड की ही इरेगुलरिटी में इंटरलॉक हो चुकी है, तभी मैंने उस ग्लास को पकड़ा हुआ है।
अगर यहाँ पर मैंने ग्रीस अप्लाई कर दी है, इरेगुलरिटी ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। और जो मेरी हैंड की इरेगुलरिटी है वो किसके अंदर इंटरलॉक होगी, उसके पास तो जगह ही नहीं होगी, इसलिए हमारे हाथ से ग्लास क्या हो जाता है, छूट जाता है। बिकॉज किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए इन दोनों इरेगुलरिटीज़ का इंटरमिक्स होना या इंटरलॉक होना ज़रूरी है। और अगर मैंने ग्रीस अप्लाई कर दी तो ये इंटरलॉक ब्रेक हो जाएगा और हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or a wet marble floor। एक गीले पत्थर के फर्श पर चलना भी मुश्किल होता है, बिकॉज फ्लोर के ऊपर इस तरह की इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जब मैं इसके ऊपर अपने पैर रखती हूँ तो पैर का जो शू है उसकी भी इरेगुलरिटी इसके अंदर क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर खड़ी हो पाती हूँ। अब वो कह रहे हैं कि वेट फ्लोर है, अगर गीला फर्श हो तो हमारी जो फ्लोर की इरेगुलरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, भर जाएगी, इसके अंदर पानी भर जाएगा और पैर की इरेगुलरिटी इसके अंदर इंटरलॉक नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं क्या करती हूँ, फिसल जाती हूँ। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन? यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। हम एक पेंसिल से भी राइट नहीं कर सकते अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि बुक है, अगर ये बुक का सरफेस है उसके ऊपर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। पेंसिल को जब मैं इसके ऊपर मूव करूँगी तो उसका जो पाउडर होता है वो इसके अंदर टूटता जाएगा और जहाँ जहाँ मैं उसे मूव कर रही हूँ वहाँ पे मेरी राइटिंग आती है। When your teacher is writing with chalk on a blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to blackboard। अब ब्लैकबोर्ड पे किस तरह से हम राइट कर पाते हैं? चौक क्या होता है, एक पाउडरी फॉर्म होती है। ब्लैकबोर्ड का सरफेस क्या होता है, इस तरह से रफ होता है। जब मैं इसके ऊपर चौक को मूव करती हूँ, ये इंटरलॉकिंग की वजह से वो पाउडर जो है टूटता जाता है और जहाँ जहाँ पर वो टूटता है वहाँ वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है एक फ़ायदेमंद भी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, अगर सामने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, कि जब कोई टायर चल रहा होता है, व्हील चल रहा होता है, तो वो भी क्यों रुक जाता है थोड़ी देर बाद जाके, क्योंकि नीचे से क्या आ जाता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। You could not fix a nail on a wall or tie a knot without friction, no building could be constructed। friction के बिना कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन ईविल टू। फ्रिक्शन एक बुराई भी है, बिकॉज पहले हमने उसके फ़ायदे देखे हैं कि चौक से लिख सकते हैं, हम पेन से लिख सकते हैं, काफ़ी हमने इसके फ़ायदे भी देख लिए कि ग्लास को हम होल्ड कर सकते हैं, फर्श पर हम चल सकते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब फ्रिक्शन अगर फ़ायदेमंद है तो उसका नुकसान क्या है? इट वेयर्स आउट द मटीरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़। यू मस्ट हैव सीन worn out straps of foot over bridges at railway stations। Friction can also produce heat। Vigorously rub your palms together for a few minutes। फ्रिक्शन जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है। जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज अगर एक हाथ की इंटरलॉकिंग इस तरह से है और दूसरे हाथ की इंटरलॉकिंग इस तरह से इसमें आ रही है और मैं उसे रब कर रही हूँ हाथ को, यानी कि इंटरलॉकिंग बार बार क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। इस ब्रेकनेस के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। जब हम एक माचिस के ऊपर एक उसकी स्टिक को रब करते हैं, मैच स्टिक को, तो क्या होता है, फायर निकलती है, बिकॉज मैच स्टिक का सरफेस कैसा होता है, इस तरह से, और जब मैं माचिस उसके ऊपर या स्टिक उसके ऊपर रब करती हूँ तो इंटरलॉकिंग ब्रेक होती है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो बर्न आउट हो जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ जार और ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। हम देखते हैं कि एक मिक्सर जो है वो भी गर्म हो जाता है थोड़ी देर चलने के बाद, यानी कि वहाँ भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हम काफ़ी और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं जिसमें हमारी फ्रिक्शन यूज़ होता है या हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। एक जब मिक्सर को हम यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होती है तो यानी कि उसकी पावर क्या होती है, कम होती है। डे बाय डे हमारी मशीन क्या होती है, घिसना शुरू हो जाती है। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि उस फ्रिक्शन को कम कर सकें ताकि हीट कम रिलीज़ हो। हीट कम रिलीज़ होगी तो पावर कम यूज़ होगी, पावर कम यूज़ होगी तो हमारा मिक्सर ज़्यादा टाइम तक यूज़ में आ सकता है। तो उसी फ्रिक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम कैसे कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे मिक्सर ज़्यादा टाइम तक चले, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। थैंक यू।